हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था इंड एस 8, जहाँ पे हमने अकाउंटिंग पॉलिसीज को बहुत ही डिटेल में समझा है। हमने समझा है अकाउंटिंग पॉलिसीज होते क्या है और अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंजेस कैसे लाए जाते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो आप उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा करोगे, और उसके साथ साथ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में। अभी चलते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द इंड एस, जो है अकाउंटिंग एस्टिमेट। जैसा कि हमने समझा था पिछले क्लास में कि अकाउंटिंग एस्टिमेट इज नथिंग बट अ फ्यूचर प्रेडिक्शन, या फिर कुछ अमाउंट का जब आप प्रेडिक्शन कर रहे होते हो उसको हम अकाउंटिंग एस्टिमेट बोलते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। से एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर हीरालाल। हीरालाल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। हीरालाल करता क्या है? हीरालाल गुड्स सेल करता है। तो ट्रेडिंग का बहुत बड़ा बिजनेस है इसका, और ये गुड्स सेल करता है। अभी ट्रेडिंग का बिजनेस है तो कभी कभी उसको गुड्स जो है क्रेडिट पे भी देने पड़ते हैं अपने कस्टमर्स को। ऐसे ही एक इंसान है मिस्टर श्याम। शाम जाता है हीरालाल के पास गुड्स परचेज करने, पर शाम हीरालाल को बोलता है कि भाई मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, मैं आपको अभी पेमेंट नहीं करूंगा, मैं आपको 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा। तो गिव मी अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। नाउ हीरालाल ना शाम को बहुत अच्छे से पहचानता था और पूरा भरोसा था शाम पे कि भाई शाम तो पैसे नहीं डुबाएगा, शाम 3 महीना बोल रहा है तो 3 महीने के अंदर अंदर पैसे दे ही देगा वापस। तो हीरा लाल क्या करता है? हीरा लाल शाम को गुड सेल कर देता है ऑफ रुपीज 5 लाख। अभी क्या हो गया? शाम बन गया डेटर। शाम बन गया डेटर हीरा लाल का, क्योंकि उसने गुड्स तो खरीद लिया है पर पैसे पे करना अभी बाकी है। अभी 3 महीने बीत गए, शाम आया ही नहीं, शाम ने मुंह तक नहीं दिखाया। तो हीरालाल सोचता है हाँ ठीक है, बिजी होगा कुछ न काम में, नहीं दे रहा है। 6 महीने चले गए, शाम अभी तक नहीं आया। तो हीरालाल को ना थोड़ा थोड़ा ऐसे टेंशन होने लग जाता है। 9 महीने हो गए, अभी भी शाम का कोई अता पता नहीं। उसको फोन कर रहा है हीरालाल बार 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 बार, पर शाम है कि जवाब ही नहीं दे रहा। अभी आ गया ईयर एंडिंग टाइम। ईयर एंडिंग टाइम आ गया और शाम तो एकदम ट्रेस भी नहीं हो पा रहा है, गायब हो गया, छू मंतर अंडरग्राउंड हो गया है कहीं पे। तो हीरालाल सोचता है कि भाई ये 5 लाख रुपए तो डूब गए। मुझे नहीं लगता कि ये 5 लाख रुपए में से कुछ भी आने वाला है। तो उसको डाउट है, ये जो डेट है हीरालाल का, अभी ये जो डेट था ये हो गया है डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट का मतलब क्या? कि पता नहीं पैसे आएंगे भी या नहीं। और फिर उड़ती उड़ती खबर ये भी हीरालाल के पास आती है कि शाम जो है वो बैंकरप्ट हो गया। अभी बैंकरप्ट होने के बाद तो बहुत ही प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है पैसे मिलने की वापस। इस सिचुएशन में हीरालाल क्या करता है, जब अकाउंट्स क्लोज हो रहे होते हैं, बुक्स क्लोज करने का टाइम आता है, तब हीरालाल बोलता है कि चलो कुछ नहीं, ये 5 लाख का तो बहुत बड़ा डाउट है पैसे आएंगे भी या नहीं, तो एक प्रोविजन बना देता हूँ फॉर डाउटफुल डेट। ये जो प्रोविजन बनाया है हीरालाल ने डाउटफुल डेट का, 5 लाख रुपीज जो उसको मिलेंगे या नहीं उसको पता नहीं है उस बारे में, इस प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट को हम बोलते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट। आप क्या कर रहे हो? आप अंदाजा लगा रहे हैं। हीरालाल is only making an estimation. He is only reacting upon a probability जो हो सकता है, प्रेडिक्शन कर रहा है फ्यूचर में कि शायद ये डेट नहीं आएगा, इतना पैसा मुझे वापस नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया है, इट इज नथिंग बट एन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है? कुछ चीजें जिनका हम अंदाजा लगाते हैं, कि कुछ चीजें जिनका हम अनुमान लगाते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, वेदर इट इज अबाउट एन एसेट और वेदर इट इज अबाउट अ डेट और वेदर इट इज अबाउट चेंज मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ये सारी चीजें जो होती है अकाउंटिंग एस्टिमेट में आती है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड दिस। से फॉर एग्जांपल, आप जब भी कुछ चीज खरीदते हो उसके साथ वारंटी आती है। अभी साल 1.5 साल 2 साल का वारंटी होता है, डिपेंडिंग ऑन आप क्या चीज खरीद रहे हो उस पे।
जनरली होता है ऐसा ही है कि वारंटी खत्म हो जाती है, उसके बाद हमारा डिवाइस जो है प्रॉब्लम देना शुरू करता है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका डिवाइस वो 1 साल की वारंटी के अंदर ही खराब हो जाए और आपको वारंटी क्लेम करना पड़े। तो ऐसे सिचुएशन में जो दुकानदार आपको वारंटी दे रहा है, उसको वारंटी ऑब्लिगेशंस के लिए भी थोड़ा अमाउंट साइड में रखना पड़ेगा। अभी उसको तो पता नहीं ना कि कितना वारंटी ऑब्लिगेशन आएगा नहीं आएगा, कुछ भी नहीं पता है। सो वारंटी ऑब्लिगेशंस इज ऑल्सो मेकिंग एन अकाउंटिंग एस्टिमेट कि हाँ भाई, इतना 10% से क्लेम आ सकता है लोगों से, या से 15% क्लेम आ सकता है वारंटी के लिए। सो उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट। सो कुछ एग्जांपल्स अकाउंटिंग एस्टिमेट के वुड बी से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, फिर हो गया आपका वारंटी ऑब्लिगेशंस। वारंटी ऑब्लिगेशंस के बाद हो गया से मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। सो पहले ना मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कहा जाता था, हाउएवर वो गलत था। कल मैंने आपको बताया है दैट डेप्रिसिएशन मेथड में आप क्या कर रहे हो, आप एस्टिमेशन लगा रहे हो एक एसेट के वैल्यू का, कि वो एसेट का वैल्यू इतना हुआ है, इतना हमने उसको यूज किया है, इसलिए अभी उसका वैल्यू इतना वेर एंड टेयर की वजह से डेप्रिसिएट हुआ है। तो इसीलिए मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो होता है पहले अकाउंटिंग पॉलिसी माना जाता था, बट अभी नहीं, इसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट ही कहते हैं हम लोग। इसके अलावा से यूजफुल लाइफ अगर चेंज हो रहा है एसेट का, तो वो भी एक अकाउंटिंग एस्टिमेट है। या फिर कोई रेसिडुअल वैल्यू चेंज हो रहा है, तो वो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट ही माना जाएगा। सो दिस इज व्हाट अकाउंटिंग एस्टिमेट मीन्स। सो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या है, मेकिंग सम फ्यूचर predictions about the amounts which would appear in the books of accounts. So आप यहाँ पे ये जो अमाउंट्स है, जो भी से प्रोविजन बना रहे हो, या फिर कोई वारंटी ऑब्लिगेशन के लिए कुछ लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो, ये सब कुछ यहाँ पे आप एस्टिमेट कर रहे हो। दीज आर नॉट एक्चुअल फिगर्स। These are not actual amounts. These are just estimates which you are making. तो उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होगा, मेकिंग फ्यूचर प्रेडिक्शंस या फिर मेकिंग एन एस्टिमेशन ऑफ व्हाट द अमाउंट वुड बी। तो उसको हम अकाउंटिंग एस्टिमेट बोलते हैं। अभी हमने समझा है अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है। अभी बात करते हैं, अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट में कोई चेंज आ रहा है तो उसका हम क्या करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज क्यों आता है। नाउ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट कुड बी ड्यू टू चेंज इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। मतलब से अगर कुछ चीज़ें चेंज हो रही है, कुछ इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है, या फिर अगर कुछ एक्स्ट्रा या मोर इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेट हुआ है और पता चला है कि ये पर्टिकुलर चीज़ को ऐसे ट्रीट करना चाहिए, या फिर कुछ और एक्सपीरियंस गेन किया है, तो उसके वजह से अकाउंटिंग एस्टिमेट जो है चेंज किया जा सकता है। सो एन एंटिटी वुड नीड टू रिवाइज अकाउंटिंग एस्टिमेट्स in certain situations, in case of certain change in circumstances wherein they have obtained in some new information, या फिर कुछ और एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया जिसके वजह से उनको लगता है कि हाँ भाई हमको ये वाला चीज ऐसे करना चाहिए। सो तब आप अकाउंटिंग एस्टिमेट जो है वो चेंज करोगे। अभी जब अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज कर रहे हो तो इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़ेगा या प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग पॉलिसी में हमने समझा था कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हो तो आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना होगा। हाउएवर अगर आप अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज कर रहे हो तो इन दैट सिचुएशन आपको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है दैट आपको चेंजेस अप्लाई करने हैं फ्रॉम द डेट व्हेन द चेंजेस हैपनिंग। सो अप्लाई द चेंजेस फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज।
सो जब चेंज हो रहा है अब तब से वो चेंजेस जो है अप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगी। अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था, अकाउंटिंग एस्टिमेट के लिए प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। सो अकाउंटिंग एस्टिमेट और से अगर कभी कंफ्यूजन हो गया कि भाई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रहा है या अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज हो रहा है, तो उस सिचुएशन में हम अज्यूम करेंगे दैट इट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। सो इन अ सिचुएशन जहाँ पे आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, तो उस सिचुएशन में हम उसको कंसिडर करेंगे कि ये एक चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, ना कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सो इट इज गोइंग टू बी प्रिज्यूम, और ये आपको इंडेस में दिया हुआ है कि इफ देयर इज अ कंफ्यूजन or wherein you are not able to decide whether it is a change in accounting policy or estimate, then in that situation it will be considered as a change in accounting estimate only. तो चलो थोड़ा थ्योरी देखते हैं इस पे बेस्ड, और फिर बाद में विल गो टू द थर्ड पार्ट विच इज एरर्स। सो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की हम बात करें तो इट इज as a result of the uncertainties inherent in business activities। so जब आप बिजनेस करते हो उसमें काफ़ी सारे uncertainties तो इनबिल्ट होते हैं। inherent का मतलब होता है इनबिल्ट। so whenever you're running a business it is inherent that कुछ ना कुछ uncertainty वगैरह तो होगी ही। Many items in financial statements cannot be measured with precision but can only be estimated। so बहुत सारे items होते हैं financial statement में जो आप एकदम precision के साथ तो calculate नहीं कर सकते हो, but हाँ estimation ज़रूर लगा सकते हो, अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हो। precision मतलब एकदम हाँ to the point कि मेरा figure जो है यही होगा, मेरा final amount जो है वो यही आना चाहिए। बट हर सिचुएशन में वो पॉसिबल नहीं होता है। कहीं कहीं पे आप सिर्फ एस्टिमेट लगा सकते हो क्योंकि आपको खुद को पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या अमाउंट आने वाला है। से अगर टैक्स की भी बात करें तो आपको पता थोड़ी ना होता है कितना टैक्स पेबल होगा, वो तो फाइनली जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होते हैं तब फाइनल टैक्स लायबिलिटी आता है, बट उसके पहले तो आप ऐसे ही एस्टिमेट करते हो, एक अंदाजा लगाते हो कि टैक्स अमाउंट कितना होगा। अभी एस्टिमेशन जो होता है इट इन्वॉल्व्स जजमेंट बेस्ड ऑन द लेटेस्ट अवेलेबल एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। तो आप एस्टिमेशन कैसे लगाओगे, एस्टिमेशन कैसे करोगे? जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है और जो रिलायबल है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप अपना एस्टिमेशन जो है वो करोगे। तो एस्टिमेशन कैसे होगा? इट विल बी अ जजमेंट विच इज बेस्ड ऑन व्हाट? इट इज बेस्ड ऑन द अवेलेबल एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। मतलब सिर्फ अवेलेबल ही नहीं, रिलायबल भी होना चाहिए इंफॉर्मेशन, मतलब ट्रस्टेड सोर्स से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन होना चाहिए। इट शुड नॉट बी फ्रॉम अ सोर्स विच इज नॉट ऑथेंटिक या विच इज नॉट रिलायबल। सो एस्टिमेशन कैसे होता है? इट इज अ जजमेंट विच इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट अवेलेबल एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे जो जजमेंट हो रहा है वो उसे हम एस्टिमेशन कहते हैं। सो यूल मेक अ जजमेंट। आप अंदाजा किसके बेसिस पे लगाओगे? लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी अवेलेबल है उसके हिसाब से आप अंदाजा लगाओगे। जैसे से फॉर एग्जांपल कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो वो सिर्फ एक एस्टिमेशन है, सिर्फ एक प्रेडिक्शन है जो आप कर रहे हो, मे और मे नॉट बी ट्रू। तो वैसे ही यहाँ पे जब आप एस्टिमेशन कर रहे हो उस सिचुएशन में आप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल होता है वही लोगे। तो जैसे आप लोग लेटेस्ट स्टडी मटेरियल पढ़ते हो वैसे ही एस्टिमेशन करने के लिए लेटेस्ट अवेलेबल और रिलायबल इंफॉर्मेशन जो होता है वही यूज होता है। अभी एग्जाम्पल देखें तो रिक्वायर्ड फॉर ऑफ बैड डेट्स या फिर इन्वेंटरी ऑब्सोलेंस या फिर फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स या लाइबिलिटीज को चेंज हो रहा है, यूजफुल लाइफ या फिर कुछ चेंज हो रहा है एसेट्स का, वारंटी ऑब्लिगेशन, ये सारे एग्जांपल्स है ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अभी यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हैं, लेट्स सी व्हाट आर दे। The use of reasonable estimates is an essential part of preparation of financial statement and does not undermine their reliability। So reasonable estimate करना होगा, ऐसे नहीं कि बहुत बड़े अमाउंट का आप estimation कर रहे हो। So the estimation also has to be a reasonable estimate which is being made।
उसके अलावा changes in estimates cannot be related to prior period and it is not correction of error. So it is very important. When you are changing the estimates, it is not a correction of error which you are doing. It is an estimate which you are making. कोई एरर करेक्ट नहीं कर रहे हो आप, और ये प्रायर पीरियड से भी रिलेटेड नहीं है, ये करंट पीरियड से ही रिलेटेड होता है. पिछले साल का बैड डेट का प्रोविजन आप नहीं क्रिएट कर रहे हो, आप लोग इस साल का बैड डेट का प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो. सो अकाउंटिंग एस्टिमेट जो होता है, इट इज not related to the prior period and it is also not a correction of error. आप कोई error या mistake correct नहीं कर रहे हो. It is a separate prediction, separate estimation which is being made. And a change in the basis of measurement is a change in accounting policy and is not a change in accounting estimate. अगर कोई basis of measurement आप change कर रहे हो, say revenue recognition या रेवेन्यू कितना कब रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होगा, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट नहीं होगा. एंड अगर कभी डिफिकल्ट हो रहा है ये असर्टेन करना कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या फिर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, तो उस वाले सिचुएशन में हम उसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बोलकर ट्रीट करेंगे. सो वेर एन देयर इज अ कंफ्यूजन, वी विल ट्रीट इट एज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट. सो ये तो हो गया कि अकाउंटिंग एस्टिमेट का मतलब क्या है. अभी नाउ टॉकिंग ऑफ चेंज होगा तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे. तो जैसा मैंने बताया है, प्रोस्पेक्टिव चेंज देगा, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़ेगा. जिस दिन से वो चेंज हो रहा है उस दिन से आप जो है चेंज का इम्पैक्ट दिखाओगे अपने बुक्स में भी. So the effect of change in an accounting estimate, except to the extent that it results in change in assets, liabilities, equity, shall be recognized prospectively by including it in profit or लॉस. सो कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे इसको हम प्रोस्पेक्टिवली रिकॉग्नाइज करेंगे in the period of the change if the change affects that period only. So जो भी period में आप change कर रहे हो, say 24-25 फाइनेंशियल ईयर में आप चेंज कर रहे हो, तो इसी पीरियड में हम वो चेंज रिकॉर्ड करेंगे, उसी डेट से जब से वो चेंज हो रहा है, किया जा रहा है, एंड वो चेंज उस पीरियड पे डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा, तो वो पीरियड का चेंज हम रिकॉर्ड करेंगे. या फिर द पीरियड ऑफ चेंज एंड फ्यूचर पीरियड्स इफ चेंज अफेक्ट्स बोथ. तो अगर चेंज करंट ईयर को भी इम्पैक्ट करता है और फ्यूचर ईयर को भी इम्पैक्ट करता है, तो आपको दोनों ही जगह अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो बताना होगा. A change in an accounting estimate may affect only the current period's profit loss और profit loss of both current period and future period. तो ऐसा हो सकता है अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज कर रहे हो तो सिर्फ करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस पे इम्पैक्ट हो. However, at times करंट ईयर और फ्यूचर ईयर दोनों ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस पे इम्पैक्ट होता है एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट. And to the extent that an accounting estimate gives rise to change in assets, liabilities, or relates to an item of equity, it shall be recognized by adjusting the carrying amount of that asset, liability, equity item in the period of change. So अगर आप अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज कर रहे हो और उसके वजह से कोई एसेट लायबिलिटी कुछ चेंज हो रहा है, तो उस सिचुएशन में वो जो एसेट लायबिलिटी या इक्विटी है, इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट द कैरिंग अमाउंट. एंड कब कौन से ईयर में ये रिकॉर्ड करेंगे, ये रिकॉर्ड करेंगे हम इन द पीरियड जहाँ पे चेंज हो रहा है, इन द पीरियड ऑफ चेंज हम ये रिकॉग्नाइज करेंगे. सो प्रोस्पेक्टिव रिकॉग्निशन ऑफ द इफेक्ट of a change in accounting estimate means that change is applied to transaction, other events and conditions from the date of change in accounting estimate. So basically prospective recognition क्या होगा of a change in accounting estimate, इसका मतलब होगा कि change जो है आप apply कर रहे हो to all the transactions and other events from the date of change in the estimate. कब से apply कर रहे हो, जिस दिन से एस्टिमेट चेंज हुआ है उस दिन से हम अप्लाई करेंगे. सो दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन. तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स तो हमने समझ लिया. अभी बात करते हैं कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या है जब भी कोई चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हो रहा है उसके लिए. तो सबसे पहला डिस्क्लोजर तो आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ चेंज, क्यों आपने चेंज किया और क्या इफेक्ट था इस चेंज का. सो व्हाट इज द नेचर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट. उसके बाद व्हाट विल बी द इफेक्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोथ करंट पीरियड की और फ्यूचर पीरियड्स की.
बोथ करंट एंड फ्यूचर पीरियड्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट रहेगा ऑफ द चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, वो आपको बताना पड़ेगा। एंड अगर आप फ्यूचर पीरियड्स का कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, इफ यू आर नॉट एबल टू मेक कैलकुलेशन विथ रेस्पेक्ट टू द फ्यूचर पीरियड्स, देन इन दैट सिचुएशन आपको क्या करना पड़ेगा, उस सिचुएशन में आपको एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा ऑफ द फैक्ट दैट हम फ्यूचर ईयर्स का प्रोडिक्शन जो है नहीं कर पा रहे हैं। So these are the disclosure requirements with respect to accounting estimates. एक बार देखते हैं। So अगर आप disclosure requirements देखो, it says effect of change in estimate on the current period. So current period पे क्या change होने वाला है वो। If applicable and practicable effect of change in future period. Future period में अगर आप दिखा सकते हो तो well and good. If applicable but impracticable, the fact and reasons should be disclosed. So एक बार आपको fact या reason तो बतानी पड़ेगा कि क्यों ले रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा particular task. So short में आपको fact and reason जो है वो बताना पड़ेगा। सो सिंपल सा है, अकाउंटिंग एस्टिमेट में ज़्यादा कुछ नहीं है। अकाउंटिंग एस्टिमेट एक फ्यूचर प्रेडिक्शन होता है या फिर कोई भी अमाउंट का प्रेडिक्शन जो आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करते हो। कब चेंज करते हैं हम अकाउंटिंग एस्टिमेट, अगर कुछ नया इन्फॉर्मेशन आता है या कुछ नया इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होता है, तो इन दैट सिचुएशन वी चेंज द अकाउंटिंग एस्टिमेट। एंड उसके बाद में हमने ये भी देखा कि अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज हो रहा है तो हम उसको प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं रहेगा, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन रहेगा। मतलब क्या, उस दिन जिस दिन से डेट चेंज हो रहा है, उस दिन जिस दिन से वो अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज हो रहा है, उस दिन से आप जो है अपना चेंज रिफ्लेक्ट करोगे। प्रोस्पेक्टिवली होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं करने की ज़रूरत है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है। तो सबसे पहले तो नेचर ऑफ चेंज आपको बताना पड़ेगा, क्या चेंज किया है। उसके बाद में आपको और क्या बताना है, उसके बाद में आपको इफेक्ट ऑफ चेंज बताना है। कहाँ पे, बोथ करंट ईयर पे भी एज वेल एज फ्यूचर ईयर पे भी। सो करंट ईयर पे और फ्यूचर ईयर पे दोनों पे इफेक्ट ऑफ व्हाट हैज हैपेंड, अकाउंटिंग एस्टिमेट जो आपने चेंज किया उसका इम्पैक्ट क्या होगा। फिर उसके बाद में आप, अगर वो पॉसिबल नहीं है कि आप फ्यूचर पीरियड्स का भी लिख के दो या फ्यूचर पीरियड्स का भी डिस्क्लोजर करो, तो वहाँ पे सिंपल एक सिंपल स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लिख के भी चलेगा। सो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, what are they, how the change is made in them, and also disclosure requirements about the accounting estimates. So ये तो हो गया अकाउंटिंग एस्टिमेट। अकाउंटिंग एस्टिमेट के बाद अब आता है लास्ट पार्ट ऑफ द इंडेस जो है एरर्स। अभी बिफोर वी स्टार्ट एंड डिस्कस अबाउट क्या क्या होगा चेंज, प्रायर पीरियड एरर्स को आप कैसे ठीक करोगे, एरर्स में एक बात जो आपको पता होनी चाहिए वो है टाइप्स ऑफ एरर्स। क्लास 11 12 में जब आप कॉलेज में थे, नया नया अकाउंट्स पढ़ रहे थे, तब आपने डेफिनेटली टाइप्स ऑफ एरर्स तो पढ़ा ही होगा। बट क्विकली ब्रश अप करते हैं कि क्या क्या अलग टाइप के एरर्स होते हैं। सो एरर मतलब क्या होता है, मिस्टेक। कल के क्लास में हमने समझा था मिस्टेक हो सकती है अनइंटेंशनल या इंटेंशनल। इंटेंशनल है तो वो फ्रॉड होगा, अनइंटेंशनल है तो वो एरर होगा। अभी एरर कौन से टाइप्स के होते हैं, आपके अलग अलग टाइप के एरर्स होते हैं। सबसे पहला आ गया एरर ऑफ कमीशन। अभी एरर ऑफ कमीशन इज अ सिंपल क्लेरिकल एरर, और जब हम इसको क्लेरिकल एरर बोलते हैं, इसमें क्या हो सकता है, रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर दिया आपने कोई अकाउंट में से, 10,000 की जगह 11,000 लिख दिया, और कहीं गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। सो सिंपल सिली मिस्टेक जो हो रही है, दैट इज एरर ऑफ कमीशन, कि आपने से रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर दिया या फिर कोई रॉन्ग रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट कर दिया, तो वो होगा आपका एरर ऑफ कमीशन। उसके बाद एक और आता है जो होता है एरर ऑफ ओमिशन।
एरर ऑफ ओमिशन तो मतलब क्या हुआ, आपने पूरी तरह से आपने ओमिट ही कर दिया, वो एंट्री ही नहीं की। अभी ओमिशन पार्शियल भी हो सकता है या कंप्लीट भी हो सकता है, बट ओमिशन में क्या हो रहा है, ओमिशन में आपने एक चीज कंप्लीटली ओमिट कर दिया। से फॉर एग्जांपल एक मशीनरी परचेज किया था 10 लाख रुपए का, हाउएवर आपने वो मशीन को ना, उसका एंट्री ही नहीं पास किया है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सो वो हो जाएगा आपका एरर ऑफ ओमिशन। सो ओमिशन भी एक क्लरिकल एरर ही है। एरर ऑफ ओमिशन भी एक क्लरिकल एरर ही है जो हो रहा है अकाउंटेंट की मिस्टेक की वजह से वो अकाउंटेंट रात को 12 बजे बैठ के अकाउंटिंग कर रहा है, तो क्या ही उसको समझ में आएगा, है ना। रात के 12 बजे क्या टाइम होता है, सोने का टाइम होता है। तो भाई उस टाइम पे बैठ के आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आप अपना दिमाग ही कैसे चलाओगे। तो ये ऐसे सिली मिस्टेक वो अकाउंटेंट कर सकते हैं। एरर ऑफ कमीशन हो गया जहाँ पे से रॉन्ग अमाउंट पोस्ट हो रहा था। एरर ऑफ ओमिशन हो गया जहाँ पे कुछ लिखना ही कंप्लीटली ओमिट कर दिया है, उस पर्टिकुलर चीज की एंट्री ही नहीं आई है। तो हो गया एरर ऑफ ओमिशन। अभी एरर ऑफ ओमिशन के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एरर आता है एंड वो है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अभी एरर ऑफ प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, आप लोगों को याद है अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होते हैं। इट दीज आर जनरल प्रिंसिपल्स, रूल्स रेगुलेशंस जो फॉलो करने होते हैं अकाउंट्स के प्रिपरेशन के लिए। सो अगर एरर वहीं पे किया आपने, कोई अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई करने में ही एरर कर दिया, उसके इंटरप्रिटेशन में एरर कर दिया, उसको हम एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं। से फॉर एग्जांपल मिस्टर राम ने परचेज किया है एक मशीन जो वो उनकी फैक्ट्री में लगाने वाले हैं, और ये मशीन उन्होंने परचेज की है से 10 लाख रुपीज में। सो राम हैज परचेज अ मशीन फॉर 10 लाख। अभी इसका जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए, मशीनरी अकाउंट, और फिर बाद में क्रेडिट साइड में होगा आपका कैश या बैंक, जिससे भी थ्रू से आप पेमेंट कर रहे हो। डेबिट तो मशीनरी अकाउंट होगा क्योंकि ये आपका पीपीई है, फिक्स्ड एसेट है, तो ये सेपरेट स्पेसिफिक अकाउंट बनेगा इसके लिए। हाउएवर आपने क्या किया, आपने एंट्री पास किया परचेजेस डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। तो क्या हो गया, ये 10 लाख रुपए कहाँ चले गए, ये 10 लाख रुपए चले गए आपके परचेजेस में। सही हुआ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे एरर्स को हम बोलते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल मतलब क्या होगा कि आपने ना अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई करने में ही गलती कर दी है। जो प्रिंसिपल, जो रूल्स आपको फॉलो करने थे, आपने वो रूल्स, वो रेगुलेशंस, वो प्रिंसिपल्स फॉलो ही नहीं किए हैं, और उसकी वजह से ये एरर हो रहा है। सो से अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई नहीं करना प्रॉपरली, या फिर प्रॉपरली आपने कुछ किया नहीं है, उस चीज को हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। सो व्हाट इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल? एरर ऑफ प्रिंसिपल बेसिकली अकर्स जब आप कंप्लीटली रॉन्ग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दे रहे हो। स्टैंडर्ड कुछ बोल रहा है और आप उसके अगेंस्ट कुछ कर रहे हो, तो वो होगा आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। नॉट फॉलोइंग द बेसिक रूल्स एंड गाइडलाइंस, उसको उसको हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल के बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है फ्रॉड। अभी फ्रॉड मतलब क्या होता है, फ्रॉड मतलब तो इंटेंशनली किया हुआ एरर। सो फ्रॉड इज समथिंग विच इज डन इंटेंशनली। अभी अगर कुछ आप इंटेंशनली कर रहे हो, देन इन दैट सिचुएशन तो हम उसको फ्रॉड बोलेंगे, हम उसको एरर नहीं बोलेंगे। और फिर उसके बाद लास्ट टाइप आता है क्लासिफिकेशन एरर। क्लासिफिकेशन एरर क्या होगा, एक पर्टिकुलर आइटम को कैसे क्लासिफाई करना था और आपने आपने उससे छोड़ के हट के कुछ अलग क्लासिफाई किया है, तो उसको हम क्लासिफिकेशन एरर बोलेंगे। रॉन्ग क्लासिफिकेशन अगर किया, दैट विल बी कॉल्ड एज अ क्लासिफिकेशन एरर। तो ये तो हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स जो आपको देखने को मिलते हैं इन डे टू डे अकाउंटिंग। सो पहले दो जो थे वो कंप्लीट क्लरिकल एरर्स थे, से अकाउंटेंट का ध्यान नहीं था अपने काम में और उस वजह से वो एरर हो गया। सो पहले दो आर वेरी सिंपल क्लरिकल एरर्स। फिर आते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल इज बेसिकली आपको जनरल रूल्स गाइडलाइंस जो भी दिए हुए हैं
वो आपको फॉलो करना है, एंड इफ यू आर नॉट फॉलोइंग इट तो फिर प्रॉब्लम है, आपने एरर किया है। एंड देन अगर आप फ्रॉड इंटेंशनली करोगे, देन इन दैट सिचुएशन भी हम उसको एक टाइप ऑफ एरर मानते हैं। और फिर आता है क्लासिफिकेशन एरर। सो ये तो हो गए सारे टाइप्स ऑफ एरर। सो क्विकली लेट्स गो रीड द थियोरी ऑफ इट। तो चलो क्विकली पढ़ते हैं एरर से रिलेटेड थियोरी। सो मैं मीनिंग देखते हैं। इंडेस 8 क्या बोलता है? इट डील्स विद ट्रीटमेंट ऑफ एरर्स दैट हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट बट वर नॉट रिवील्ड एट द टाइम। मतलब ये ऐसे एरर से डील करता है जो पहले हो चुके हैं पर आपको तब उनके बारे में पता नहीं चला। Subsequently, when they are revealed, it is necessary to correct such errors in financial statements and make sure कि financial statement जो है relevant और reliable हो. As per the definition given in Ind AS 8, prior period errors are omissions from and misstatements in the entity's financial statements for one or more prior periods arising from failure to use or misuse of reliable information. So basically क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि प्रायर पीरियड एरर्स जो होते हैं ये जनरली इन द फॉर्म ऑफ ओमिशंस होते हैं या फिर मिस स्टेटमेंट्स होते हैं। अभी ये पिछले साल के लिए हो सकता है, पिछले 1-2 सालों के लिए हो सकता है। एंड ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी आप उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पाए, या फिर आपने उस इन्फॉर्मेशन को मिसयूज किया है। प्रॉपरली यूज नहीं कर पाए मतलब वो जो पहले 2 एग्जांपल क्लरिकल एरर्स के एग्जांपल हमने लिए थे वैसा वाला सिचुएशन है। तो मिसयूज किया है मतलब फ्रॉड किया है। सो in reliable information that was available when financial statements for those periods were approved or approved for issue. So जो information available था उसके basis पे भी वो error हुआ and could reasonably be expected to have obtained and taken into account in the preparation and presentation of those financial statements. Such error include the effects of mathematical mistakes, mistakes in applying accounting policy, oversights, misinterpretation of facts and fraud. So अलग अलग टाइप के errors हैं, mathematical errors, फिर अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई करने में कुछ मिस्टेक किया है, कुछ ओवरसाइट हो गया, तो ये सारे आपके एरर्स होते हैं। एरर्स क्यों होते हैं? एरर्स कैन अराइज इन रिस्पेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या क्या चीज़ की वजह से आ सकते हैं? रिकॉग्निशन की वजह से, मेजरमेंट की वजह से, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर जो आप कर रहे हो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Financial statements do not comply with Ind AS if they contain either material errors or immaterial errors made intentionally to achieve particular presentation of an entity's financial position, financial performance और कैश फ्लो। सो ये क्या बोल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है दे विल नॉट कंप्लाई विद द इंड एस अगर उसमें कोई मटेरियल या इमटेरियल एरर किया गया है इंटेंशनली, ताकि एक पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन हो पाए एंटिटी के फाइनेंशियल पोजीशन का या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का या फिर कैश फ्लो का। सो एरर्स क्यों होते हैं? एरर्स हो सकते हैं रिकॉग्निशन एरर या फिर मेजरमेंट आपने गलत किया या डिस्क्लोजर, प्रेजेंटेशन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होते हैं एरर्स। बट अगर कुछ चीज़ जानबूझ के की है इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर पर्पस, कुछ ऐसा किया गया है, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल नॉट कंप्लाई विद द इंड एस if the financial statement contain any material or immaterial error, और वो एरर क्यों किया गया? इंटेंशनली किया गया टू मेक योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लुक गुड, तो उसको हम ये नहीं बोलेंगे। ओके तो वो बेसिकली फ्रॉड वाला सिचुएशन है कि अच्छा दिखाने के लिए आपने क्या किया? आपने अपने अकाउंट्स को विंडो ड्रेस कर दिया। सो दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग ऑफ here. Abhi quickly let's run through what are the different types of expenses which are given to you. So सबसे पहले हो गई mathematical mistake. So mathematical mistake क्या? So इसको हम बोलते हैं error of commission. So जो अभी हमने समझा था error of commission की से wrong calculation किया, carry forward wrong balance किया, errors in total are few examples of मैथमेटिकल एरर। सो जैसा मैंने एग्जांपल लिया था कि
रॉन्ग टोटल लिख दिया है, 10,000 की जगह 11,000 लिख दिया है, सो वो हो जाएगा आपका एरर ऑफ कमीशन, और उसको हम मैथमेटिकल मिस्टेक भी बोलते हैं। तो मैथमेटिकल मिस्टेक क्या हो रहा है कि अकाउंटिंग टर्म्स में आप उसको एरर ऑफ कमीशन बोलोगे। क्या हो रहा है इसमें, रॉन्ग कैलकुलेशंस हो रहे हैं, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ऐसी सब चीजें हो रही है, तो हम उसको बोलेंगे कि दिस इज एन एरर ऑफ कमीशन। सो यहाँ पे बेसिकली प्रिंसिपल्स में या दूसरी चीज़ों में, अकाउंटिंग पॉलिसीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने किया सब कुछ सही है, बट सिर्फ रॉन्ग कैलकुलेशन कर दिया या फिर ओपनिंग बैलेंस गलत कैरी फॉरवर्ड कर लिए। अभी कभी कभी क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस में दिया हुआ है स्टॉक इन ट्रेड 138,500, और कोई अकाउंटेंट अगर बहुत गड़बड़ गड़बड़ में है तो नेक्स्ट ईयर जब ये ओपनिंग स्टॉक लेके जाता है तो वो इसको कर देते हैं 1,50,000। सो ये क्या हो गया, रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर दिया। या फिर कभी कभी से आपके पास एक लिस्ट आई है ऑफ ऑल द डेटर्स से, एक 20,000 का, एक 15,000 का, एक 17,000 का। सो ऑल ऑफ दिस, इन सबका टोटल says comes to somewhere around 52,000, बट आपने इनका टोटल लिखा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट 55,000। सो ये आपने कर दिया एरर। कौन से टाइप का एरर, दिस इज एन एरर ऑफ कमीशन। उसके बाद the second type of error, very common type of error which is made, is mistake in applying accounting policies. So accounting policy अगर आप properly apply नहीं कर रहे हो for a particular period, then in that situation there will be a problem. So specific standards में prescribe method for applying specific policies for particular nature of transaction. For example, as a general rule, assets and liabilities, income expense should not offset. सो हमने पढ़ा था इंडियस वन में, ऑफसेटिंग इज अलाउड तभी जब इंडियस उसको अलाउ करता है, unless otherwise required or permitted by an IND-AS. So if a receivable from another entity and payable to that entity are offset without any currency existing legally enforceable, so अगर आप कोई रिसीवेबल है फ्रॉम अनदर एंटिटी एंड पेएबल है are offset without any currently existing legally enforceable right to offset the recognized amount, मतलब offset करना allowed ही नहीं है, कोई existing right ही नहीं है offset करने की, then it will be an error while applying accounting policy since it is against the principles of offset जो Ind AS 32 में प्रोवाइड किए गए। सो बेसिकली ये क्या बोल रहा है, मिस्टेक इन अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसी, एक स्पेसिफिक पॉलिसी जो है, एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन जो है उसको आपने करेंटली प्रेजेंट नहीं किया है, एंड अगर कोई से एक एंटिटी का रिसीवेबल और दूसरे एंटिटी का पेएबल आप ऑफसेट कर देते हो, नाउ दैट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, और उसके लिए आप उसको डायरेक्टली नहीं कर सकते, ऑफसेटिंग कैन नॉट बी डन डायरेक्टली, दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ offsetting, so that will again become an error. Moving ahead, misinterpretation of facts. So misinterpretation तो हम कई बार करते हैं, let's understand this with help of an example. So talking of misinterpretation of facts, misinterpretation of facts में generally क्या होता है, आपसे for example एक ट्रांजैक्शन हुआ है, अब उस ट्रांजैक्शन को आपको से प्रायर पीरियड का कंसिडर करना है, करंट पीरियड का है, अक्रू कब करना है, उसके बारे में यू डू नॉट हैव सम सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, या फिर आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने मिस इंटरप्रेट कर ली। मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन इज बेसिकली आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन तो है पर आपने उसको सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया। अभी इंटरप्रिटेशन तो आप लॉ में बहुत बार करते हो, लॉ में सही इंटरप्रिटेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। अभी अगर कोई बोले कि मैं एक ड्रग्स सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, क्या वो कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बिजनेस जो होता है लॉफुल होना चाहिए। सो इंटरप्रिटेशन वो टर्म का होता है कि लॉफुल होना चाहिए बिजनेस एक्टिविटी, वो भले ही मेंशन हो ना हो पर बिजनेस एक्टिविटी लॉफुल होनी चाहिए, ये तो इंटरप्रिटेशन हमको बताता है। तो वैसे ही कभी कभी क्या होता है, कोई ट्रांजैक्शन है आपके सामने और आप उसको सही से इंटरप्रेट नहीं करते हो, और जिसके वजह से उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो गलत हो जाता है।
सो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स का मतलब क्या होता है? मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स इज बेसिकली अ सिचुएशन जहां पे आपके पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आप उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हो। गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हो मतलब क्या? आप उसको सही से इंटरप्रेट नहीं कर रहे हो, आप उसका सही मतलब नहीं निकाल रहे हो। सो अगर मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट होता है तो वहां पे भी कभी कभी एरर्स होने की संभावना हो जाती है। उसके बाद आता है ओमिशन। सो ओमिशन अगेन, आपने से गलती से कुछ छूट गया। कभी कभी ऐसा होता है ना, बुक के पन्ने पलटते हो और 2 पेज एक साथ पलट जाते हैं और हमको लगता है भाई हमारा तो पूरा पढ़ना ही हो गया। तो वैसे ही कभी कभी अकाउंटिंग में भी ओवरसाइट की वजह से कुछ चीजें मिस हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ओमिशन। एंड फ्रॉड, फ्रॉड मतलब क्या? कुछ तो हुआ है बड़ा गफला और वो अनडिटेक्टेड रह गया, उसको हम फ्रॉड बोलते हैं। सो अगर एरर्स हो रहे हैं तो एरर्स का चेंज आप कैसे अकाउंट फॉर करोगे, आपके अकाउंट्स में कैसे दिखाओगे एरर्स को? लेट्स अंडरस्टैंड। सो एरर्स जो होते हैं, प्रायर पीरियड एरर्स हो सकते हैं या फिर करंट पीरियड एरर्स होता है। तो एरर्स भी ना यहाँ पे 2 टाइप के हो सकते हैं, प्रायर पीरियड के या फिर करंट पीरियड के। करंट पीरियड में एरर हो रहा है तो आप तो तभी का तभी उसको करेक्ट कर दोगे इन द करंट ईयर इटसेल्फ। एंड सिंस यू आर करेक्टिंग इट इन द करंट ईयर इटसेल्फ तो क्या होगा? करंट ईयर में करेक्ट हो गया तो आपके बुक्स क्लोज होने से पहले ही वो एरर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पहले ही डिटेक्ट हो गया तो पहले ही करेक्ट हो जाएगा। सो वो हो जाएगा आपका करंट पीरियड का एरर जो आप करेक्ट करते हो इन द करंट पीरियड इटसेल्फ। अगर कोई प्रायर पीरियड में एरर हो रहा है, पहले पास्ट में एरर हुआ है, करंट ईयर में नहीं पास्ट में, तो आपको इसको रेट्रोस्पेक्टिवली करेक्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या? जिस साल में एरर हुआ है उस साल से आपको वो एरर करेक्ट करेक्ट करना पड़ेगा और रीस्टेट करने पड़ेंगे सारे फिगर्स वो एरर के वजह से। सो इफ देयर इज एनी प्रायर पीरियड एरर इट हैज टू बी करेक्टेड retrospectively. So entity shall correct prior period errors retrospectively। कैसे करेगी? सबसे पहले तो रीस्टेट करेगी क्या? कंपैरेटिव अमाउंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर। तो से फॉर एग्जांपल अगर आप 24-25 फाइनेंशियल ईयर 24-25 का अकाउंट्स बना रहे हो, सो इसका प्रायर पीरियड होगा 23-24। सो 23-24 में जो भी कंपैरेटिव अमाउंट्स है, जहां पे भी से आपने एरर्स किए थे उसके जो भी कंपैरेटिव अमाउंट्स है वो अमाउंट्स को आपको रीस्टेट करना पड़ेगा। रीस्टेट एज इन वो एरर को ठीक करके दिखाना पड़ेगा। एंड दूसरा चीज जो आपको करना पड़ेगा, इस ये तो करना ही है, इसके साथ साथ आपको क्या करना है? रीस्टेटिंग ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर्स फॉर करेक्शन रिलेटिंग टू ऑल प्रायर पीरियड्स। सो ओपनिंग बैलेंस मतलब क्या? जैसा हमने समझा था एडिशनल बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, सो 1/4/23 पे एक एडिशनल बैलेंस शीट बनाएंगे जहाँ पे जो भी ओपनिंग बैलेंसेस होंगे हम उन ओपनिंग बैलेंसेस को रीस्टेट करेंगे, गिविंग इम्पैक्ट करेक्टिंग ऑल द एरर्स विच आर रिलेटेड टू ऑल द प्रायर पीरियड। सो एक एडिशनल बैलेंस शीट बनाएंगे हम इस सिचुएशन। सो एरर का करेक्शन करंट ईयर का है तो वो प्रोस्पेक्टिवली होगा ऑब्वियसली, बिकॉज आप करंट ईयर में यू आर करेक्टिंग इट इन द ईयर इटसेल्फ। हाउएवर अगर वो प्रायर पीरियड्स का है देन इन दैट सिचुएशन उसको आपको रेट्रोस्पेक्टिवली करेक्ट करना पड़ेगा। So let's come back to the theory and let's quickly go through it.
सो एरर्स जो होते हैं कब हो सकते हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते वक्त, या फिर मेजर करते वक्त, या फिर जब आप प्रेजेंट कर रहे हो उसको इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर कभी ऐसा हो सकता है आपने उसका प्रॉपरली डिस्क्लोजर नहीं दिया है। तो इस सिचुएशन में, इन सारी सिचुएशंस में एरर जो है वो हो सकते हैं। अभी से कुछ एग्जांपल्स दिए उन्होंने एरर के। डेप्रीसिएशन जो है अंडर स्टेट कर दिया, फिर वारंटी प्रोविजन अंडरस्टेट हो गए बाय एन अमाउंट, सो एंड सो अमाउंट, फिर अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी अंडरस्टेट हो गए, ये सारे एरर्स हो गए। सो इंडिविजुअली जो है ये एरर्स मटेरियल नहीं होंगे, बट कलेक्टिवली क्यूमुलेटिवली इन एरर्स का इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एरर, कैसे आप ट्रीट करोगे ऑफ एनी एरर विच इज अकरिंग इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट कंप्लाई विथ इंड एस अगर उनमें कोई मटेरियल एरर रहा तो, एंड अगर कोई एरर रहा जो इंटेंशनली किया है इन ऑर्डर टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लुक गुड। So if the financial statements they contain any material error, या फिर if they contain any such thing which has been done intentionally in order to make the financial statements look good, सो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बोलेंगे कि इंड एस से कंप्लाई नहीं करता है। दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट कंप्लाइंग विद द इंड एस। अभी पोटेंशियल एरर्स अगर करंट पीरियड में है, अगर करंट पीरियड में एरर्स है, so potential current period errors discovered in that period are corrected before the financial statements are approved for issue। so current period का error है तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप उसी साल में उसको करेक्ट कर दोगे और वो एरर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वैसे ही दिखाओगे। हाउएवर अगर प्रायर पीरियड एरर्स है जो बाद में आप डिस्कवर कर रहे हो, मतलब पिछले साल कुछ एरर हुआ है और उसको आप अभी डिस्कवर कर रहे हो, तो फिर क्या, मटेरियल एरर्स आर समटाइम्स नॉट डिस्कवर्ड अंटिल अ सब्सीक्वेंट पीरियड, मतलब आगे आने वाले साल तक कभी कभी ना पुराना एरर डिस्कवर होता ही नहीं है। एंड दीज प्रायर पीरियड एरर्स आर करेक्टेड इन कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द सब्सीक्वेंट पीरियड। सो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन जो होता है, जैसा मैंने बताया था 23-24 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होगा उसमें हम रीस्टेटिंग करेंगे। सो से फॉर एग्जांपल उन्होंने एक सिचुएशन दिया है, errors discovered relate to comparative period prior period which is presented, मतलब से आप अभी बना रहे हो 24-25 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 23-24 में ये एरर आपको मिला, तो फिर क्या करोगे। So an entity shall correct material prior period errors retrospectively। So जैसा हमने डिस्कस किया था, प्रायर पीरियड एरर्स जो है रेट्रोस्पेक्टिवली करेक्ट किए जाएंगे इन द फर्स्ट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव्ड फॉर इशू आफ्टर दैट डिस्कवरी बाय रीस्टेटिंग द कंपैरेटिव अमाउंट्स फॉर द प्रायर पीरियड्स जो भी प्रेजेंट हुए हैं इन विच द एरर अकर्ड। सो जहाँ पे भी एरर हुआ है वहाँ से आपको चेंज करना पड़ेगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़ेगा। सो एग्जाम्पल देखते हैं। सो वाइल प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23, प्रायर पीरियड जो इसके साथ दिखाओगे आप 21-22 दिखाओगे, इफ 1 ईयर कंपैरेटिव पीरियड अगर आप दिखाते हो तो, एंड इफ एरर हुआ 21-22 में बट डिस्कवर हुआ अगले साल मतलब करंट ईयर 22-23 में, देन इट शुड बी करेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 22-23 बाय डूइंग व्हाट, बाय रीस्टेटिंग द कंपैरेटिव अमाउंट्स फॉर 21-22। This will result in consequential restatement of opening balance for the year 22-23। So क्या होगा बेसिकली, आपको पहले तो 21-22 में जो एरर है वो ठीक करना पड़ेगा। 21-22 का एरर ठीक किया, सो इसके ओपनिंग बैलेंसेस जो है वो चेंज हो जाएंगे। ओपनिंग बैलेंसेस कब, 1 अप्रैल 22 पे जो ओपनिंग बैलेंसेस थे वो ओपनिंग बैलेंसेस चेंज हो जाएंगे, ये ओपनिंग बैलेंसेस चेंज होंगे। सो इस ओपनिंग बैलेंस से के बेसिस पे अभी आप फिर 22-23 का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो बनाओगे। सो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन आपको चेंज करना पड़ेगा। ये तो हो गया सिचुएशन जहाँ पे पिछले साल में ही एरर था, तो पिछले साल का रीस्टेट करोगे, फिर बाद में एक ओपनिंग बैलेंस का रीस्टेटमेंट करोगे। फिर एरर डिस्कवर्ड रिलेट्स टू पीरियड बिफोर द अर्लीस्ट कंपैरेटिव प्रायर पीरियड व्हिच इज प्रेजेंटेड। तो क्या होता है, entity shall unless impracticable correct the same retrospectively at the first set financial statements which are approved for issue after discovery by restating the opening balances of assets liability for the earliest prior period जो भी available है वो।
सो से एंटिटी ना 1 ईयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट दिखाती है, 20 to 23 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है, पर एरर हुआ है 1920 में। सो फॉर द पीरियड विच वॉज अर्लियर देन अर्लीस्ट पीरियड जो आप प्रेजेंट करो, मतलब 21-22 का कंपैरेटिव आप दिखाओगे साथ में, पर एरर तो उसके पहले हुआ है, तो फिर क्या करोगे? देन द एरर शुड बी करेक्टेड बाय रीस्टेटिंग द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ रेलेवेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज फॉर द ईयर 21-22. दिस विल कॉन्सिक्वेंशियली रीस्टेट द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ 20 to 23. सो क्या हो रहा है इधर से? आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, एरर हुआ से 23-24 में। तो ये साल है जहाँ पे एरर हुआ है, तो ये साल में एरर है, ये तो आप कंपैरेटिव दिखाते ही हो, 1 ईयर कंपैरेटिव हम दिखाते ही है। सो इस साल के एरर्स हम जो है करेक्ट कर लेंगे। अब इस साल के एरर्स जब आपने करेक्ट कर लिए हैं, ये साल का एरर करेक्ट करने के बाद क्या होगा? ये साल के कंपैरेटिव जो आपके चेंज हो जाएंगे। कंपैरेटिव चेंज हो जाएंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इस साल का जो ओपनिंग बैलेंस शीट होगा, ओपनिंग बैलेंसेस जो होंगे वो आपको रीस्टेटेड मिलेंगे। रीस्टेटेड ओपनिंग बैलेंसेस क्यों मिलेंगे? बिकॉज आपने एरर का करेक्शन कर लिया है, पिछले साल में एरर हुआ था, तो इस साल के ओपनिंग बैलेंसेस आपको रीस्टेटेड मिलेंगे। बट से दूसरा सिचुएशन लेते हैं, से 24-25 के फाइनेंशियल्स बना रहे हो आप, 23-24 का कंपैरेटिव तो दिखाओगे, बट से एरर किस साल में हुआ? एरर हुआ है 2021 में, तो ये तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर है ही नहीं, या फिर अर्लीस्ट पीरियड है ही नहीं जिसका कंपैरेटिव आप दिखाने वाले हो। तो फिर हम क्या करेंगे ऐसे वाले सिचुएशन में? ये कंपैरेटिव्स को एडजस्ट करेंगे। सो यहाँ से ऐसे वाले सिचुएशन में आपको रेट्रोस्पेक्टिवली एरर जो है करेक्ट करना पड़ता है। सो ये 2021 से आपको एरर करेक्ट करना पड़ेगा, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपके कंपैरेटिव्स जो होंगे वो रीस्टेट होंगे। कंपैरेटिव्स रीस्टेट होंगे, तो यहाँ पे आपको 1423 का एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ पे रीस्टेट करके मिलेंगे, तभी आप ये 23-24 के कंपैरेटिव्स जो है उनको रीस्टेट कर पाओगे। सो यहाँ पे 1423 के ओपनिंग बैलेंसेस हैव टू बी रीस्टेटेड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट 23-24 में यू कैन मेक कंपैरेटिव्स एट अ रीस्टेटेड अमाउंट। एंड ये रीस्टेटमेंट करोगे तो यहाँ का ओपनिंग बैलेंस शीट तो वैसे भी रीस्टेटेड ही होगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन मेक इन द करंट ईयर्स फाइनेंशियल्स। सो यही बात हमको यहाँ पे बताई है कि जो भी ओपनिंग बैलेंसेस है वो रीस्टेट करके मिलेंगे, एंड एक बार रीस्टेट कर दिया तो आगे का साल का तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्सिक्वेंशली रीस्टेटेड ही होगा। मूविंग अहेड, आप लोगों को एक एग्जांपल दिया है। So say a material error in depreciation provision for the year ended 31st March 22 was discovered when preparing financial statements of 31st March 23. The amount recognized in statement of profit and loss was rupees 1 lakh instead of 50,000. In this case, when presenting the financial statements of 31st March 23, depreciation for the comparative year 21-22 will be restated at 50,000. So वो उसको restate करना पड़ेगा पिछले साल के depreciation को at 50,000. Will be in the carrying amount, that is net book value जो भी है property plant equipment का 31st March 23 का, वो 50,000 से बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख दिखाया था डेप्रीसिएशन इंस्टेड ऑफ 50,000, तो 50,000 से कैरिंग अमाउंट जो है बढ़ जाएगा ड्यू टू रीस्टेटमेंट। तो दिस विल रिजल्ट क्या? कॉन्सिक्वेंशियल रीस्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स एंड पीपीई फॉर द ईयर 23-24। सो जब आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहे हो, सो ऑटोमेटिकली आने वाले साल के लिए वो कॉन्सिक्वेंटली ओपनिंग बैलेंसेस जो है एडजस्टेड रहेंगे।
अभी रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस देने में क्या लिमिटेशंस या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने के लिए कभी कभी क्या हो सकता है, यू मे नॉट हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल। नाउ रेट्रोस्पेक्टिवली अगर आपको एरर करेक्ट करना है, इट कैन समटाइम्स बिकम इनप्रैक्टिकेबल। तो अगर इम्प्रैक्टिकेबल है, तो जैसा हमने अकाउंटिंग पॉलिसीज के केस में देखा था कि जब से इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, आप तब से वो चेंज जो है अप्लाई करोगे, तो वैसा ही एरर के केस में भी होगा। हमने ये तो डिटेल में देख लिया है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है फॉर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, एंड सिमिलर प्रोविजन आपको, लिमिटेशंस भी कुछ होंगे अगर आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट करना है तो क्या लिमिटेशंस होते हैं पहले तो देखते हैं। अ प्रायर पीरियड एरर शैल बी करेक्टेड बाय रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट इफ इट इज प्रैक्टिकेबल टू डिटरमाइन बोथ द पीरियड स्पेसिफिक इफेक्ट एंड क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द एरर। तो कल हमने देखा था पीरियड स्पेसिफिक मतलब करंट ईयर का, उस ईयर का, क्यूमुलेटिव मतलब सारे पीरियड्स का मिलाकर। अगर आप पीरियड स्पेसिफिक इफेक्ट और क्यूमुलेटिव इफेक्ट दोनों ही आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो फिर प्रायर पीरियड एरर जो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट करो। The correction of prior period error is excluded from profit or loss for the period in which error is discovered. Any information presented about prior periods, including any historical summaries, is restated as far back as practicable. So जितना पीछे तक आप रीस्टेटमेंट कर सकते हो, उतना पीछे तक रीस्टेटमेंट किया जाएगा. If it is not practicable to determine the period specific effects of an error on comparative information for one or more prior periods जो भी बताया है, तो एंटिटी क्या करेगी, इट विल फर्स्ट फाइंड आउट द अर्लीस्ट पीरियड फॉर विच द रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट इज प्रैक्टिकल. अगर एकदम स्टार्टिंग से आप नहीं कर सकते, तो फिर एंटिटी फाइंड आउट करेगी कि अर्लीस्ट पीरियड कौन सा है जब से आप रीस्टेटमेंट कर सकते हो, इज प्रैक्टिकेबल, और फिर वो क्या करेगी, रीस्टेट करेगी ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी फॉर दैट पीरियड. सच पीरियड कैन बी द करंट पीरियड ऑल्सो. ऐसा भी हो सकता है कि अर्लीस्ट पीरियड आपका करंट पीरियड ही हो. And if it is not practical to determine the cumulative effect at the beginning of the current period of an error on all prior periods, entity shall restate the comparative information to correct the error prospectively from the earliest date practicable. अगर वो possible नहीं है cumulative effect determine करना, prospectively from the earliest date entity जो है error जो है restate कर देगी. Impracticable है determine करना amount का, the entity restates comparative information prospectively from the earliest date which is practicable. Therefore, disregards the portion of the cumulative restatement of assets, liabilities, equities before that date. उस date के पहले का वो disregard कर देती है. Correction of errors और change in accounting estimates दो अलग चीजें होती है. Accounting estimates by their nature are approximations. अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स अप्रोक्सीमेशन होते हैं which may need revision as additional information becomes known. अगर आपके पास और additional information आ जाता है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको अपने accounting estimates जो है वो revise करने पड़े. For example, gain or loss recognized on outcome of contingency is not a correction of error. अगर कोई contingency है और उसके लिए आप कुछ provision वगैरह बना रहे हो, gain और loss arise हो रहा है as a result of certain contingency, तो वो correction of error नहीं होगा. पहले से आपने provision बनाया 10 लाख का, पर फिर बाद में पता चला कि एक्चुअल लॉस तो हुआ है 15 लाख का. जस्ट बिकॉज ये अमाउंट में डिफरेंस है, इसका मतलब ये नहीं कि ये एरर हुआ है. दिस इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, दिस इज नॉट एन एरर. चलो आगे बढ़ते हैं विद disclosures. Now we'll see what are the disclosures required whenever there is any error happening. अभी बात करते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स की. जब भी कोई एरर होता है तब, जब एरर होता है डिस्क्लोजर क्या करना पड़ेगा, पहले तो नेचर ऑफ एरर, क्या नेचर था एरर का. सेकंड, इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, करंट पीरियड का कंपैरेटिव पीरियड का दोनों. एंड थर्ड इज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना अगर इम्प्रैक्टिकेबल है तो आपको उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और किस पीरियड से आप उसको चेंज कर रहे हो, कौन से ईयर से आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे रहे हो, उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा. डिस्क्लोजर क्या क्या है, नेचर ऑफ द प्रायर पीरियड एरर, फॉर ईच प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड
टू द एक्सटेंट प्रैक्टिकबल द अमाउंट ऑफ द करेक्शन, कितने अमाउंट का करेक्शन आपने किया है फॉर ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम। एंड इफ इज इंड एस 33 अप्लाइज टू द एंटिटी, तो बेसिक डाइल्यूटेड ईपीएस पे क्या चेंज किया है, अमाउंट ऑफ करेक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड, एंड फिर अगर वो इम्प्रैक्टिकबल है तो इसका आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि क्या है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप नहीं दे पाए, एंड फ्रॉम व्हेन द एरर हैज़ बीन करेक्टेड, हाउ एंड फ्रॉम व्हेन द एरर हैज़ बीन करेक्टेड, वो भी डिटेल आपको देना पड़ेगा। सो दिस वाज विद रिस्पेक्ट योर इंड एस 8। तो इंड एस 8 में हमने तीन चीज़ें डिस्कस की है, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर्स। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होते हैं, जनरल कन्वेंशंस, स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, रूल्स, जिसके बेसिस पे आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो प्रिपेयर करते हो। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी है तो उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे सिलेक्ट करोगे, हमने देखा था रेलेवेंट इंडेस है तो हम रेलेवेंट इंडेस लगाएंगे, या फिर सिमिलर इंडेस लगाएंगे। सिमिलर इंडेस नहीं है तो फिर हम फ्रेमवर्क पे जाएंगे, फ्रेमवर्क भी अवेलेबल नहीं है तो फिर हम IASB के प्रोनाउंसमेंट्स पे जाएंगे, वो भी नहीं है तो दूसरा कोई स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी के पास हम जाएंगे, अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस के हिसाब से हम अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो अप्लाई करेंगे। अभी सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन तो हो गया अकाउंटिंग पॉलिसी का। अकाउंटिंग पॉलिसीज कुड बी से डिसाइड करना कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है फॉर इन्वेंटरी वैल्यूएशन, या फिर कौन से बेसिस पे आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, ये सारे जो होते हैं आपके चेंज अकाउंटिंग पॉलिसीज होते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स जो आपको फॉलो करने होते हैं व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो वो हो गए आपके सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज। अभी अकाउंटिंग पॉलिसीज में कभी कभी कुछ चेंज हो सकता है। इन अ सिचुएशन व्हेन देयर इज अ चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, तो आप उस चेंज से कैसे डील करोगे। सो अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में कुछ चेंज हो रहा है तो उस सिचुएशन में उसको पहले तो चेंज आप कब कर सकते हो, अगर वो रिक्वायर्ड है बाय एनी इंडेस, अगर वो रिक्वायर्ड है बाय इंडेस, या फिर चेंज करके आपका इंफॉर्मेशन ज़्यादा रिलायबल और रेलेवेंट होगा तो फिर आप चेंज कर सकते हो। If changing accounting policies make the information more relevant and reliable, तो फिर उस सिचुएशन में आप अपना अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो चेंज कर सकते हो। तो अगर इंडेस से रिक्वायर्ड है तब चेंज करोगे, या फिर रिक्वायर रिलायबल और रेलिवेंट बनेगा आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तब यू आर अलाउड टू चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी। और अगर इस सिचुएशन में आप चेंज कर रहे हो सेकेंड वाले सिचुएशन में, तो हम उसको वॉलेंटरी चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी बोलेंगे। इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वॉलेंटरी चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी। और जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हो उसको आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़ेगा। So change in accounting policy has to be given a retrospective effect. Retrospective मतलब पहले से जहाँ से वो अकाउंटिंग पॉलिसी आप अप्लाई कर रहे थे वहाँ से आपको उसको चेंज देना, इफेक्ट देना पड़ेगा। अगर से करंट ईयर में पहली बार ही अप्लाई किया है, न्यू एप्लीकेशन है, तो फिर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर पहले से अप्लाई कर रहे थे तो हाँ आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़ेगा, रीस्टेटमेंट करना पड़ेगा ऑफ डिफरेंट फिगर्स। अगर पूरा इफ इट इज impracticable to do retrospective restatement, then in that situation आप क्या करोगे, उस सिचुएशन में आपके पास जो अर्लीस्ट पीरियड है जिसका भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और जहाँ से आप रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज कर सकते हो, उससे आप रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करोगे, एंड इट कैन ऑल्सो बी द करंट पीरियड इफ प्रैक्टिकेबल। सो ये तो हो गया आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में। और फिर बाद में आपको डिस्क्लोजर्स देना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ, ये क्या इफेक्ट हुआ, क्या इफेक्ट दिया आपने, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया, कौन से ईयर से दिया, और why if it was impracticable तो why was it impracticable, and all different disclosures have to be given। तो ये तो हो गया आपके अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड। उसके बाद में हमने डिस्कस किया अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। सो भाई बिजनेस करता है तो बहुत सारा अनसर्टनिटी बिजनेस के आसपास मंडराता रहता है, तो उसके लिए हम कुछ अमाउंट जो है एस्टिमेट निकालते हैं। कभी कभी प्रिसाइजली वो अमाउंट को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता तो वो अमाउंट को हम एस्टिमेट करते हैं।
सो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कोई एग्जांपल्स हमने देखे, वारंटी ऑब्लिगेशंस या फिर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज होना, ये सारे आपके चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं. सो व्हेन वी टॉक ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट आप कर सकते हो. हाउएवर, अगर एंटिटी अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज कर रहा है तो वो क्यों करेगा? से उसके पास कुछ नया इन्फॉर्मेशन आया है उसके बेसिस पे करेगा, या फिर उनको और एक्सपीरियंस मिला और उनको लगा कि हाँ हमको ऐसा करना चाहिए ये पर्टिकुलर चीज, तो फिर वो उस बेसिस पे करेगा. तो उसको हम चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बोलेंगे. चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट इज नॉट करेक्शन ऑफ एरर. इट इज नॉट करेक्शन ऑफ एरर. अगर अमाउंट चेंज हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि एरर हुआ था और आप उस एरर को चेंज कर रहे हो, उस एरर को करेक्ट कर रहे हो. सो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट इज नॉट अ करेक्शन ऑफ एरर एट ऑल. सो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट आप करोगे तो उसको आपको रेट्रोस्पेक्टिव नहीं सिर्फ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है. मतलब क्या? जिस दिन से आप चेंज कर रहे हो उस दिन से वो चेंज जो है अप्लाई होगा. एंड सिमिलरली अकाउंटिंग एस्टिमेट के लिए भी कुछ डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे. सबसे पहले तो रीज़न बताओ कि आपने क्यों चेंज किया. रीज़न बताने के बाद उसका इफेक्ट बताओ ऑन करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर. अगर आप प्रॉपरली नहीं कर पाए हो तो फिर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. सो ये सारे हो गए डिस्क्लोजर्स विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग एस्टिमेट. और फिर लास्ट पार्ट जो देखा हमने वो था एरर्स. उसमें वी हैव डिस्कस्ड क्या अलग अलग टाइप के एरर्स होते हैं. तो मैथमेटिकल मिस्टेक्स होते हैं, क्लेरिकल एरर्स मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक्स, एरर ऑफ कमीशन, ओमिशन, मिस इंटरप्रिटेशन. ये सारे रीजंस के वजह से एरर्स होते हैं इन द अकाउंट्स. अगर एरर हुआ है, फ्रॉड भी एक रीजन है ऑफ एरर. एरर हुआ है तो एरर को आपको करेक्ट करना पड़ेगा. करंट पीरियड का एरर है तो वो तो करंट पीरियड में करेक्ट हो जाएगा, पर अगर प्रायर पीरियड का एरर है तो उसको आपको प्रायर पीरियड में करेक्ट करना पड़ेगा. मतलब जहाँ पे एरर हुआ है वहां से आपको करेक्ट करना पड़ेगा. तो एरर करेक्शन भी रेट्रोस्पेक्टिवली होता है. करेक्शन ऑफ एरर्स इज ऑल्सो डन रेट्रोस्पेक्टिवली. हावेवर अगर वो इम्प्रैक्टिकेबल है तो जहाँ अर्लीस्ट पीरियड से आप करेक्शन कर सकते हो उस अर्लीस्ट पीरियड से आपको एरर का करेक्शन करना पड़ेगा. अभी प्रायर पीरियड एरर है तो पास्ट ईयर करेक्शन ऑफ एरर आप कैसे करोगे? सो आप करोगे रीस्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंसेस. तो कंपैरेटिव ईयर जो होगा उसके बैलेंसेस रीस्टेट करोगे और उसके साथ साथ रीस्टेट करोगे ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ द कंपैरेटिव ईयर या फिर द करंट ईयर डिपेंडिंग ऑन व्हेन द एरर हैज एक्चुअली अकर्ड. सो ये वाली चीज़ें करोगे आप एरर के केस में. और फिर अगेन डिस्क्लोजर दोगे. पहले तो कौन सा एरर आपने ठीक किया, रीजन, नेचर ऑफ द एरर. नेचर के बाद फिर इफेक्ट क्या था ऑफ करेक्टिंग द एरर, कहाँ कहाँ इम्पैक्ट गया उसका. इफेक्ट के बाद अगर रेट्रोस्पेक्टिवली करना इम्प्रैक्टिकेबल है तो फिर वो आपने कब से एरर ठीक किया और कैसे एरर ठीक किया. तो ये था ओवरऑल आपका इंड एस 8. अभी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर दोगे आप ऐसे सिचुएशंस में. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कैन एन एंटिटी वॉलेंटरीली चेंज वन और मोर ऑफ इट्स अकाउंटिंग पॉलिसीज. सो हमने देखा था दो सिचुएशंस. वन, अगर रिक्वायर्ड है बाय इंडिया तो चेंज करेगी अकाउंटिंग पॉलिसी, या फिर अगर चेंज करके वो ज़्यादा रिलायबल और रेलेवेंट हो जाता है तो फिर चेंज करेगी. सो अगर रिलायबल और रेलेवेंट हो जाता है उस स्टेज में हम उसको कंसिडर करते हैं कि वॉलंटरी चेंज करा है. बट ऐसे ही जब मन मर्जी आए तब मैं अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं कर सकती. सो वॉलंटरीली नो, द एंटिटी कैन नॉट चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसीज वॉलंटरीली. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Entity ABC acquired a building for its administrative purposes and presented the same as property, plant and equipment. So building acquire किया और उसको PPE दिखाया financial year 1920 में.
During 21-22 it relocated the office to a new building and leased its said building to a third party. तो वो जो पहले बिल्डिंग खरीदी थी जो पीपी जैसा दिखाई थी उसको अभी लीज कर दिया है टू अ थर्ड पार्टी. Following the change in usage of building, the entity reclassified it from PP to investment property. Should the entity ABC account for it as change in accounting policy? तो ये तो हमने देखा था कि कौन से सिचुएशन में हम बोलेंगे that this is not a change in accounting policy. So सिर्फ simple reclassification हुआ है from PPE to investment property. और ये क्यों हुआ है? This is because of the substance. दिस इज बिकॉज ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन. सो इस सिचुएशन में हम इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वेदर चेंज इन फंक्शनल करेंसी ऑफ एन एंटिटी रिप्रेजेंट्स चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. सो ये हम करेंगे इंड AS 21 के बाद, आफ्टर इंड AS 21. मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. An entity developed one of its accounting policies by considering a pronouncement of an overseas international standard setting body in due accordance with Ind AS 8. Would it be permissible for entity to change the said policy to reflect a subsequent amendment in that pronouncement? तो क्या हुआ, कोई एक प्रोनाउंसमेंट उन्होंने लगाया था बाहर के बॉडी का. हाउएवर अभी उन प्रोनाउंसमेंट में कुछ अमेंडमेंट आया. Now since there's an amendment in that pronouncement, एंटिटी पूछ रहा है कि उसको भी चेंज करना है अपना पॉलिसी टू रिफ्लेक्ट दैट सब्सीक्वेंट अमेंडमेंट. वो कर सकता है क्या? तो हाँ, ये ऐसा कर सकता है इफ द चेंजिंग और इफ दैट अमेंडमेंट मेक्स द प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मोर रिलायबल एंड मोर रेलेवेंट. तो एंटिटी वो उसको वैसा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. मूविंग ऑन. Whether an entity can change its accounting policy of subsequent measurement of property, plant, equipment from revaluation model to cost model. So entity अपने पुरानी accounting policy जो है for subsequent measurement of PPE उसको revaluation model से cost model पे shift कर सकती है क्या? तो yes, कर सकती है, कोई problem नहीं है इसमें. Moving on, whether an entity is required to disclose the impact of any new Ind AS which is issued but not yet effective in its financial statements as per Ind AS. So जब तक effective नहीं है तब तक तो आपको disclose करने की ज़रूरत नहीं. जब से आप apply करने लगोगे तब से आप disclose करोगे. Moving ahead, whether a change in inventory cost formula is a change in accounting policy or a change in accounting estimate. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Whether a change in inventory cost formula is a change in accounting policy or change in accounting estimate. So inventory cost का formula आप change कर रहे हो, inventory valuation आप change कर रहे हो, तो ये तो change in accounting policy हो गया. This is not an estimate, this is not a prediction which you are making. आप एक particular policy है, principle है जो use कर रहे हो, तो ये होगा change in accounting policy. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. An entity has presented certain material liability as non-current in its financial statements for periods up to 31st March 2021. While preparing annual financial statements for year 22, management discover करता है कि द लाइबिलिटीज को करंट लाइबिलिटी क्लासिफाई करना चाहिए था. तो नॉन करंट क्लासिफाई किया है बट उनको क्लासिफाई करना चाहिए था करंट. सो क्लासिफिकेशन एरर है यहाँ पे. The management intends to restate the comparative amounts for the prior periods presented. Would this reclassification of liability from non-current to current in comparative amounts be considered as a correction? Would the entity need to prepare a third balance sheet? So अगर classification error है तो उस situation में यहाँ पे ना retrospective effect देना पड़ता है. तो यहाँ पे एक थर्ड बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी एंटिटी को 1st of April 2020 से. या फिर जो भी पिछला साल है उनके पास जो भी अवेलेबल है एक थर्ड बैलेंस शीट उसके लिए बनानी पड़ेगी. मूविंग अहेड, an entity charged off certain expenses as finance cost in its financial statements for the year ended 31st March 21. While preparing annual financial statements for 22, management ने डिस्कवर किया कि ये expenses जो है इसको other expense classify करना था instead of finance cost.
The error occurred because the management inadvertently misinterpreted the fact. तो error क्यों हुआ है? Misinterpretation of facts की वजह से. The entity intends to restate the comparative amounts for the prior period presented in which the error occurred. So prior period में error हुआ है, उसको restate करना है. Would this reclassification in the comparative amounts be considered as correction of error, या फिर उनको थर्ड बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा? सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एरर ना पिछले साल ही हुआ है, मतलब जिस साल का आप कंपैरेटिव दिखा रहे हो उसी साल में एरर हुआ है, तो यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंसेस होंगे ऑटोमेटिकली रीस्टेटेड होंगे करंट ईयर के लिए. सो यहाँ पे थर्ड बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है. मूविंग ऑन. There was a material prior period error by way of understatement of salary expenses of 15 lakhs. How will you disclose it in financial statements for the financial year 21-22 if salary expenses related to 2020-21? अगर 2020-2021 में ही हुआ है ये, तो ये पिछले साल में ही हुआ है, तो हम कंपैरेटिव्स को रीस्टेट करेंगे. प्रायर पीरियड ही है तो कंपैरेटिव रीस्टेटमेंट होगा. और अगर ये फाइनेंशियल ईयर 16-17 में हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 16-17 में होगा, तो यहाँ पे ये 15 लैक्स का अंडर स्टेटमेंट है, जिसके वजह से क्या हुआ, आपका सैलरी एक्सपेंस जो था वो अंडरस्टेटेड था इन द फाइनेंशियल ईयर 16-17. नाउ इफ यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल ईयर 16-17 आप तब से करोगे, बट यहाँ पे तो हमारे पास 16-17 का कुछ इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है, सो हम अगेन कंपैरेटिव जो है वो रीस्टेट करेंगे. सो कंपैरेटिव रीस्टेटमेंट तो करेंगे, बट इसके अलावा ये जो 15 लाख है, 15 लाख से आपका रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो कम हो जाएगा. सो ओपनिंग बैलेंस रीस्टेटमेंट में आपके रिटेन्ड अर्निंग्स को 15 लाख से कम कर देंगे. रिटेन्ड अर्निंग्स को 15 लाख से कम कर देंगे. क्यों? क्योंकि ये अंडर स्टेटमेंट ऑफ सैलरी है, ओवर स्टेटमेंट नहीं. अंडर स्टेटमेंट मतलब खर्चा जो है वो कम दिखा है, इसलिए आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस में रिटेन्ड अर्निंग्स को 15 लाख से आप अंडर वैल्यू कर दोगे, रीस्टेट कर दोगे, 15 लाख उसमें से कम कर दोगे. सो दिस इज व्हाट यू विल डू इन ऑर्डर टू करेक्ट द एरर. सो विद दिस हमने अभी फिनिश कर लिया है आपका इंड एस 8, जो आपका फर्स्ट इंड एस था, एंड हमने इसको क्विकली रिवाइज भी कर लिया है, जहाँ पे हमने समझ लिया है कि व्हाट विल हैपन इफ देयर इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, एंड ऑल्सो हाउ आर यू गोइंग टू गिव इम्पैक्ट टू द प्रायर पीरियड errors if any which are happening. In the next session we will start with another Ind AS.